चैप्टर 2 ज्ञान का वृक्ष। पिछले अध्याय में हमने देखा कि हालांकि सेपियंस 1.5 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका को आबाद कर चुके थे, लेकिन उन्होंने पृथ्वी ग्रह के बाकी हिस्सों का अतिक्रमण करने और दूसरी मानव प्रजातियों को विनाश करने की ओर खदेड़ने की शुरुआत सिर्फ 70,000 साल पहले की। बीच की शताब्दियों में भले ही ये आदिम सेपियंस ठीक हमारे जैसे ही दिखते थे और उनके मस्तिष्क हमारे जितने ही बड़े थे, लेकिन वे दूसरी मानव प्रजातियों पर कोई उल्लेखनीय बढ़त हासिल नहीं कर सके। वे विशेष परिष्कृत औजार तैयार नहीं कर सके और कोई अन्य साहसिक कार्य भी नहीं कर सके। दरअसल सेपियंस और निएंडरथल्स के बीच की पहली ज्ञात मुठभेड़ में निएंडरथल्स की जीत हुई थी। लगभग 1 लाख साल पहले कुछ सेपियंस समूह उत्तर में लेवांत में आ गए थे, जो निएंडरथल्स का इलाका था, लेकिन वे अपने पैर जमाने में कामयाब नहीं हो सके। इसकी वजह खतरनाक स्थानीय मूल निवासी, कठोर जलवायु या अपरिचित स्थानीय परजीवी हो सकते हैं। उपलब्धि का ये बुरा कीर्तिमान शोधकर्ताओं को इस अनुमान की ओर ले आया कि इन सेपियंस के मस्तिष्क की अंदरूनी संरचना हमारे मस्तिष्क की अंदरूनी संरचना से अलग रही होगी। वो हमारे जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं, सीखने, याद रखने, बात करने की क्षमताएं कहीं ज्यादा सीमित थी। ऐसे किसी प्राचीन सेपियंस को अंग्रेजी पढ़ाने, उससे ईसाई धर्ममत के सत्य की ओर प्रवृत्त करने या उसमें विकासवाद के सिद्धांत की समझ पैदा करने की कोशिश शायद निराशा जगाने वाली होती। इसके विपरीत उसकी भाषा को सीखने और उसके सोचने के तरीकों को समझने में हमें बहुत मुश्किल पेश आती। लेकिन फिर लगभग 70,000 साल पहले होमो सेपियंस ने कुछ बेहद खास तरह की चीजों की शुरुआत की। इस समय के आसपास सेपियंस के समूहों ने दूसरी बार अफ्रीका से प्रस्थान किया। इस बार उन्होंने निएंडरथल्स और दूसरी मानव प्रजातियों को न सिर्फ मध्य पूर्व से खदेड़ दिया, बल्कि पृथ्वी से ही खदेड़ दिया। उल्लेखनीय ढंग से छोटी सी अवधि के भीतर सेपियंस यूरोप और पूर्वी एशिया में पहुंच गए। लगभग 45,000 साल पहले उन्होंने किसी तरह खुले समुद्र को पार किया और ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचे, वो महाद्वीप जो अब तक मनुष्यों से बिल्कुल अछूता था। 70,000 साल पहले से लेकर 30,000 साल पहले के बीच की अवधि नावों, तेल के दियों, तीर कमानों और सुइयों के आविष्कार की साक्षी बनी। जिन पहली वस्तुओं को विश्वसनीय ढंग से कला और जेवरों की संज्ञा दी जा सकती है, उनकी शुरुआत इसी युग से होती है। ज्यादातर रिसर्चर्स मानते हैं कि ये अपूर्व उपलब्धियां सेपियंस की संज्ञानात्मक क्षमता में आई क्रांति की उपज थी। उनका कहना है कि जिन लोगों ने निएंडरथल्स को विलुप्ति की ओर धकेला, ऑस्ट्रेलिया को उपनिवेशीकृत किया और स्टाडे नर्सिंग को तराशा, वे उतने ही अक्लमंद, रचनात्मक और संवेदनशील थे जितने कि हम हैं। अगर स्टारडेल गुफा के कलाकारों से हमारी मुलाकात हो जाती तो वे हमारी भाषा सीख सकते थे और हम उनकी। हम जो कुछ भी जानते हैं वो सब उन्हें समझा पाते। एलिस इन वंडरलैंड के कारनामों से लेकर क्वांटम भौतिकी के विरोधाभासों तक सब कुछ। यही नहीं, वे हमें दुनिया को देखने के, अपने समाज के ढंग के बारे में सिखा पाते। 70,000 और 30,000 साल पहले के बीच के वक्त में सोचने और कम्युनिकेशन करने के नए तरीकों के आविर्भाव को संज्ञानात्मक क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है। इस क्रांति को किस चीज ने जन्म दिया, हम निश्चित तौर पर नहीं जानते। जिन सिद्धांत को सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, वो कहता है कि आकस्मिक जेनेटिक उत्परिवर्तनों ने सेपियंस के मस्तिष्कों की अंदरूनी वायरिंग को बदलकर उनको अपूर्व ढंग से सोचने और सर्वथा नई भाषा का इस्तेमाल करते हुए
कम्युनिकेशन करने में सक्षम बना दिया। हम इसे ज्ञान वृक्ष परिवर्तन की संज्ञा दे सकते हैं। ये परिवर्तन निएंडरथल्स के बजाय सेपियंस के डीएनए में क्यों घटित हुआ? हमारा अनुमान है कि ये विशुद्ध संयोग था, लेकिन ज्ञान वृक्ष परिवर्तन के कारणों से ज्यादा इसके परिणामों को समझना महत्वपूर्ण है। सेपियंस की नई भाषा में ऐसा क्या खास था कि इसने हमें दुनिया को जीतने के काबिल बना दिया? ये पहली भाषा नहीं थी। हर प्राणी की किसी न किसी तरह की भाषा होती है। यहां तक कि मधुमक्खियों और चींटियों जैसे कीड़े भी अच्छे तरीकों से संवाद करना जानते हैं और वे भोजन के ठिकाने के बारे में एक दूसरे को सूचित करते हैं। ना ही ये पहली वाचिक भाषा थी। वानरों और बंदरों की सभी प्रजातियों समेत कई प्राणियों की अपनी वाचिक भाषा है। उदाहरण के लिए हरे बंदर कम्युनिकेशन के लिए विभिन्न किस्म की पुकारों का उपयोग करते हैं। प्राणी वैज्ञानिकों ने ऐसी ही एक पुकार की पहचान की है, जिसका मतलब होता है सावधान। गिद्ध एक थोड़ी सी भिन्न पुकार चेतावनी देती है। सावधान शेर। जब रिसर्चर्स ने बंदरों के एक झुंड के सामने पहली तरह की पुकार की रिकॉर्डिंग बजाई तो सारे बंदर अपना अपना काम रोककर डरे हुए ऊपर की ओर देखने लगे। जब उसी झुंड ने दूसरी पुकार की रिकॉर्डिंग यानी शेर की चेतावनी सुनी तो वे फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गए। सेपियंस हरे बंदरों के मुकाबले भिन्न भिन्न तरह की अनेक आवाजें निकाल सकते हैं, लेकिन व्हेल मछलियों और हाथियों में बराबर की प्रभावशाली क्षमताएं होती हैं। एक तोता कोई भी ऐसी बात कह सकता है जो एल्बर्ट आइंस्टीन कह सकते हैं। साथ ही वो फोन की घंटी, दरवाजे के जोर से बंद होने और सायरन के चिल्लाने की आवाजों की नकल भी कर सकता है। आइंस्टीन जिस किसी भी मामले में तोते से श्रेष्ठ रहे हों, लेकिन ये वाचिक मामले की श्रेष्ठता नहीं थी। तब फिर हमारी भाषा में खास क्या है? इसका सबसे आम जवाब यह है कि हमारी भाषा आश्चर्यजनक रूप से लचीली है। हम ध्वनियों और संकेतों की सीमित संख्या को जोड़कर अंतहीन वाक्य बना सकते हैं। इस तरह हम अपनी आसपास की दुनिया के बारे में सूचना की असाधारण मात्रा को निकाल सकते हैं, उसका संग्रह कर सकते हैं और उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक हरा बंदर अपने साथियों से चीख कर कह सकता है सावधान शेर, लेकिन एक आधुनिक मानव अपने दोस्त से कह सकता है कि उसने आज सुबह नदी के मोड़ के करीब एक शेर को बाइसन के झुंड का पीछा करते देखा है। वो इसके बाद उस इलाके की ओर जाने वाले विभिन्न रास्तों समेत एकदम सही ठिकाने का वर्णन कर सकता है। इस सूचना के साथ उसके दल के सदस्य इकट्ठा होकर बातचीत कर सकते हैं कि क्या उन्हें शेर को खदेड़ने और बाइसन का शिकार करने नदी पर जाना चाहिए। एक दूसरा अनुमान इस बात पर सहमत है कि हमारी अनूठी भाषा संसार के बारे में जानकारी साझा करने के लिए विकसित हुई, लेकिन जिस सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को कम्युनिकेट करने की जरूरत थी वो मनुष्यों के बारे में थी, ना कि शेरों और बाइसनों के बारे में। हमारी भाषा गपशप करने के एक तरीके के रूप में विकसित हुई। इस अनुमान के मुताबिक होमो सेपियंस प्राथमिक तौर पर एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक सहकार जीवित बने रहने और प्रजनन करने के लिए हमारी कुंजी है। पुरुषों और स्त्रियों के लिए शेरों और बाइसनों के ठिकानों के बारे में केवल जान लेना भर पर्याप्त नहीं है। उनके लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये जानना है कि उनके समूह में कौन किससे नफरत करता है, कौन किसके साथ सो रहा है, कौन ईमानदार है और कौन धोखेबाज। कुछ दर्जन व्यक्तियों के लगातार बदलते रिश्तों पर नजर रखने के लिए हमें जानकारी की जो मात्रा हासिल करना और इकट्ठा करना अनिवार्य है वो चौंका देने वाली है। 50 व्यक्तियों के समूह में प्रत्येक 2 लोगों के बीच 1225 रिश्ते होते हैं और असंख्य तादाद में और भी जटिल सामाजिक संयोजन होते हैं। इस तरह की सामाजिक जानकारी में सारे वानर भी
गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन कारगर ढंग से गपशप करने में उन्हें कठिनाई होती है। निएंडरथल्स और आदिम होमो सेपियंस को भी शायद एक दूसरे की पीठ पीछे बतियाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा। आधुनिक सेपियंस ने लगभग 70,000 साल पहले जो नई भाषा संबंधी दक्षताएं हासिल की, उसने उन्हें घंटों आपस में बतियाने में सक्षम बनाया। कौन भरोसे के काबिल है, इस बारे में विश्वसनीय सूचना का मतलब था कि छोटे समूह विस्तार पाकर बड़े समूहों में बदल सकते थे। इससे सेपियंस परस्पर सहकार के अधिक प्रगाढ़ और उन्नत रूप विकसित कर सकते थे। ये गपबाजी का सिद्धांत एक मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन बहुत से अध्ययन इसकी पुष्टि करते हैं। यहां तक कि आज भी मानवीय कम्युनिकेशन का विराट हिस्सा, चाहे वो कम्युनिकेशन ईमेल के रूप में हो, फोन कॉल्स के रूप में हो या अखबार के कॉलमों के रूप में हो, गपशप ही है। हम इसे इतने सहज तरीके से करते हैं कि लगता है मानो हमारी भाषा इसी के लिए विकसित हुई है। क्या आपको लगता है कि इतिहास के प्रोफेसर जब लंच के लिए इकट्ठे होते हैं तो वे प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के बारे में गपशप करते होंगे, या परमाणु भौतिकीविद वैज्ञानिक सम्मेलनों के कॉफी ब्रेक के दौरान पदार्थ के सूक्ष्म अणुओं के बारे में बात करते होंगे? कभी कभी, लेकिन ज्यादातर वे उस प्रोफेसर के बारे में कानाफूसी करते हैं जिसने अपने पति को छल करते हुए पकड़ा, या विभागाध्यक्ष और डीन के झगड़े के बारे में, या उन अफवाहों के बारे में कि उनके एक सहकर्मी ने अपने रिसर्च फंड का इस्तेमाल लेक्सस कार खरीदने में कर लिया। गॉसिप सामान्यतः दुराचारों पर केंद्रित होते हैं। अफवाहें फैलाने वाले लोग असली पत्रकार होते हैं जो समाज को धोखेबाजों और मुफ्तखोरों के बारे में सूचित करते हैं और इस तरह उनसे समाज की रक्षा करते हैं। बहुत मुमकिन है कि गपबाजी का सिद्धांत और नदी के करीब शेर है का सिद्धांत दोनों ही सही हो, तब भी हमारी भाषा का सच्चे अर्थों में अनूठा लक्षण मनुष्यों और शेरों के बारे में सूचना देने की इसके सामर्थ्य नहीं है। इसके बजाय ये उन चीजों के बारे में सूचना देने की सामर्थ्य है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जहां तक हमारी जानकारी है, केवल सेपियंस ही उन तमाम तरह की चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने कभी भी देखा, छुआ या सूंघा नहीं है। लेजेंड्स, मिथक, देवता और धर्म पहली बार संज्ञानात्मक क्रांति के साथ प्रकट हुए। बहुत सारे प्राणी और मानव प्रजातियां पहले ये कह सकती थी कि सावधान शेर। संज्ञानात्मक क्रांति की वजह से होमो सेपियंस ने यह कहने की क्षमता हासिल की कि शेर हमारे कबीले का रक्षक देवदूत है। कल्पित चीजों के बारे में बात करने की यह सामर्थ्य सेपियंस की भाषा की सबसे अनूठी विशेषता है। इस बात पर सहमत होना अपेक्षाकृत आसान है कि सिर्फ होमो सेपियंस ही उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं जिनका अस्तित्व नहीं है, और नाश्ते की पहली 6 तरह की संभव चीजों की कल्पना कर सकते हैं। आप किसी बंदर को यह विश्वास नहीं दिला सकते कि अगर वो आपको एक केला दे दे तो उसे मरने के बाद बंदरों के स्वर्ग में अंतहीन केले मिलेंगे। ये बात महत्वपूर्ण क्यों है? आखिरकार कल्पना खतरनाक ढंग से गुमराह या भ्रमित करने वाली हो सकती है। जो लोग परियों या यूनिकॉर्न की तलाश में जंगलों में भटकते हैं, उनके जीवित बने रहने की संभावनाएं उन लोगों के मुकाबले कम प्रतीत होंगी जो वहां मशरूम या हिरणों की तलाश में जाते हैं। अगर आप अस्तित्वहीन रक्षक देवदूतों की प्रार्थना करते हुए घंटों गुजार देते हैं, तो क्या आप अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं कर रहे होते हैं? वो समय जो आप भोजन की तलाश, लड़ने और विवाहेतर संभोग करने में बेहतर ढंग से बिता सकते हैं। लेकिन कल्पना ने हमें महज चीजों का अनुमान लगाने में ही सक्षम नहीं बनाया है, बल्कि सामूहिक रूप से ऐसा करने में भी सक्षम बनाया है। हम बाइबल के सृष्टि कथा जैसे आम मिथकों
ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के यूनटाइन जैसे मिथकों और आधुनिक राज्यों के राष्ट्रवादी मिथकों की रचना कर सकते हैं। इस तरह के मिथकों ने बड़ी संख्या में सेपियंस को लचीले ढंग से आपसी सहयोग बरतने की अपूर्व सामर्थ्य प्रदान की। चींटियां और मधुमक्खियां भी बड़ी तादाद में साथ मिलकर काम कर सकती हैं, लेकिन वे ऐसा बहुत बेलोच ढंग से और करीबी संबंधियों के साथ ही करती हैं। भेड़िए और चिंपैंजी चींटियों के मुकाबले ज्यादा लचीले ढंग से परस्पर सहयोग करते हैं, लेकिन वे ऐसा अपने जैसे उन थोड़े से व्यक्तियों के साथ मिलकर कर सकते हैं जिन्हें वे करीब से जानते हैं। सेपियंस असंख्य अजनबियों के साथ बेहद लचीले ढंग से सहयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि सेपियंस संसार पर हुकूमत करते हैं, जबकि चींटियां हमारी जूठन खाती है और चिंपैंजी चिड़ियाघरों और अनुसंधान प्रयोगशाला में बंद रहते हैं। प्यूजो के लीजेंड। हमारे चिंपैंजी काजिन सामान्यतः कई दर्जनों के झुंड में रहते हैं। वे घनिष्ठ मित्रताएं कायम करते हैं, साथ मिलकर शिकार करते हैं और लंगूरों, चीतों तथा शत्रु चिंपैंजियों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। उनकी सामाजिक संरचना पद के अनुसार वर्गीकृत होने की ओर उन्मुख होती है। प्रमुख सदस्य जो हमेशा नर होता है को प्रधान नर की संज्ञा दी गई है। दूसरे नर और मादाएं प्रधान नर के सामने झुककर गुड़गुड़ाहट की आवाज निकालते हुए उसके प्रति अपनी अधीनता का प्रदर्शन करते हैं, वैसे ही जैसे मनुष्य की प्रजा किसी राजा को झुककर सलाम करती है। प्रधान नर अपने झुंड के भीतर सामाजिक समरसता कायम रखने का प्रयास करता है। अगर दो चिंपैंजी आपस में लड़ेंगे तो वो भीख बचाव का हिंसा को रोकेगा। अपनी अनुदारता के क्षण में वो इच्छित भोजन पर एकाधिकार जता सकता है और निचली श्रेणी के नरों को मादाओं के साथ संसर्ग करने से रोक सकता है। जब दो नर प्रधान पद के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं तो वे ऐसा करते हुए सामान्यतः झुंड के भीतर से समर्थकों का विस्तृत गठबंधन तैयार कर लेते हैं, जिसमें नर और मादाएं दोनों शामिल होते हैं। गठबंधन में शामिल सदस्यों के बीच के संबंध दैनिक आत्मीय संपर्क, आलिंगन, स्पर्श, चुंबन, आपसी देखभाल और परस्पर उपकार पर आधारित होते हैं। जिस तरह चुनाव अभियान में लगे मानव राजनेता लोगों से हाथ मिलाते और बच्चों को चूमते घूमते हैं, उसी तरह चिंपैंजी समूह के शीर्षस्थ पद के अभिलाषी अपना ज्यादातर वक्त चिंपैंजी बच्चों का आलिंगन करने, पीठ ठोकने और चूमने में बिताते हैं। प्रधान नर इस पद को इसलिए नहीं जीत लेता कि वो शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर होता है, बल्कि इसलिए कि वो एक बड़े और मजबूत गठबंधन का नेतृत्व करता है। ये गठबंधन न सिर्फ प्रधान हैसियत के खुले संघर्ष के दौरान बल्कि लगभग तमाम रोजमर्रा की गतिविधियों के दौरान भी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। गठबंधन के सदस्य ज्यादातर समय साथ साथ बिताते हैं, भोजन साझा करते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। उन समूहों के आकार की स्पष्ट सीमाएं निर्धारित होती हैं, जिन्हें इस तरह रचा और कायम रखा जा सकता है। ये समूह काम कर सके, इसके लिए इनके सारे सदस्यों का एक दूसरे से आत्मीय परिचय आवश्यक होता है। ऐसे दो चिंपैंजी जो कभी मिले नहीं हैं, झगड़े नहीं हैं और जो कभी एक दूसरे की साफ सफाई में संलग्न नहीं रहे हैं, वे नहीं जानते कि वे एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, एक दूसरे की मदद करना उचित होगा या नहीं, और उनमें से कौन श्रेष्ठ है। नैसर्गिक परिस्थितियों के अधीन एक आदर्श चिंपैंजी झुंड में लगभग 20 से 25 सदस्य होते हैं। जैसे ही किसी झुंड में चिंपैंजियों की संख्या में इजाफा होता है, वैसे ही सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती है और अंत में झुंड में दरार पैदा हो जाती है और कुछ प्राणी मिलकर एक नया झुंड बना लेते हैं। ऐसे
बहुत थोड़े से उदाहरण हैं जहां प्राणी वैज्ञानिकों ने 100 से ज्यादा चिंपैंजियों के झुंड देखे हैं। अलग अलग झुंड अक्सर एक दूसरे का सहयोग नहीं करते और अधिकार क्षेत्र तथा भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। रिसर्चर्स ने झुंडों के बीच लंबे समय तक जारी लड़ाइयों और जाति संहारक गतिविधि के एक प्रकरण तक को दर्ज किया है, जिसमें एक झुंड ने पड़ोसी दल के ज्यादातर सदस्यों का बाकायदा संहार किया था। इसी तरह के ढर्रे शायद आदिम होमो सेपियंस समेत शुरुआती दौर के मनुष्यों के बीच भी प्रभावी रहे। चिंपैंजियों की ही तरह मनुष्यों में भी वे सहज सामाजिक प्रवृत्तियां मौजूद हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को मित्रताएं करने और क्रमबद्धताएं रचने और साथ मिलकर शिकार करने या लड़ने में सक्षम बनाया। हालांकि चिंपैंजियों की सहज सामाजिक प्रवृत्तियों की ही तरह मनुष्यों की ये प्रवृत्तियां छोटे आत्मीय समूह के लिए ही अनुकूलित थी। जब समूह काफी बड़ा हो जाता था तो इसकी सामाजिक व्यवस्था गड़बड़ा जाती थी और समूह भंग हो जाता था। यहां तक कि अगर कोई उपजाऊ घाटी 500 आदिम सेपियंस का पोषण कर सकती थी, तब भी इतने सारे अजनबी किसी भी तरह से साथ नहीं रह सकते थे। उनके बीच इस पर सहमति कैसे बन सकती थी कि किसे उनका नेता होना चाहिए, किसे कहां शिकार करना चाहिए या किसे किसके साथ सहवास करना चाहिए। संज्ञानात्मक क्रांति के बाद गपबाजी ने होमो सेपियंस के ज्यादा बड़े और स्थायी समूह तैयार करने में मदद की, लेकिन गपबाजी की भी अपनी सीमाएं हैं। सामाजिक अनुसंधान से ये बात सामने आई कि गपबाजी के बंधे समूह का स्वाभाविक आकार लगभग 150 व्यक्तियों का होता है। ज्यादातर लोग 150 से ज्यादा मनुष्यों से ना तो आत्मीय ढंग से परिचित हो सकते हैं और ना ही उनके बारे में गपबाजी कर सकते हैं। आज भी मनुष्यों के संगठनों में एक निर्णायक सीमा रेखा इसी जादुई संख्या के आसपास बैठती है। इस सीमा रेखा के अंतर्गत ही समुदाय, कारोबार, सामाजिक नेटवर्क और सैन्य टुकड़ियां मुख्यतः आत्मीय परिचय और गपबाजी के आधार पर खुद को कायम रख पाते हैं। व्यवस्था बनाए रखने के लिए औपचारिक ओहदों, पदों और कानून की पुस्तकों की कोई जरूरत नहीं है। 30 सैनिकों का एक दस्ता या 100 सैनिकों की एक कंपनी तक आत्मीय संबंधों के आधार पर न्यूनतम औपचारिक अनुशासन के साथ अच्छे ढंग से काम कर सकती है। एक सम्मानित सार्जेंट कंपनी का राजा बन सकता है और कमीशन अधिकारियों पर भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। एक छोटा पारिवारिक कारोबार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ या लेखा विभाग के बिना टिका रह सकता है और फल फूल सकता है। लेकिन जैसे ही 150 व्यक्तियों की सीमा रेखा लांघी जाती है तो स्थितियां उस तरह काम नहीं कर सकती। आप हजारों सैनिकों के डिवीजन को उस तरह नहीं चला सकते जिस तरह आप एक टुकड़ी को चला सकते हैं। कामयाब पारिवारिक कारोबार उस वक्त संकट का सामना करने लगते हैं जब उनमें विस्तार हो जाता है और वे ज्यादा अमले को काम पर रख लेते हैं। अगर वे स्वयं में बदलाव करके नयापन नहीं लाते तो दिवालिया हो जाते हैं। होमो सेपियंस इस निर्णायक सीमा रेखा को कैसे लांघ सके, जिन्होंने अंततः हजारों बाशिंदों से भरे शहरों और करोड़ों लोगों पर शासन करते साम्राज्यों की स्थापना की। इसका रहस्य कल्पना के प्रकट होने में था। एक साझा मित्र में विश्वास करते हुए बड़ी संख्या में अजनबी सफलतापूर्वक परस्पर सहयोग कर सकते हैं। किसी भी बड़े पैमाने की मानवीय सहकारिता की जड़ें उन साझा मित्रकों में फैली होती हैं जिनका अस्तित्व सिर्फ समाज की सामूहिक कल्पना में होता है, चाहे वो आधुनिक राज्य हो, मध्ययुगीन चर्च हो, कोई प्राचीन नगर हो या कोई आदिम कबीला हो। चर्च की जड़ें साझा धार्मिक मित्रकों में फैली हैं। दो कैथोलिक जो कभी आपस में नहीं मिले साथ साथ धर्मयुद्ध के लिए जा सकते हैं या किसी अस्पताल के निर्माण के लिए निधि इकट्ठा कर सकते हैं
क्योंकि वे दोनों विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था और हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाने के लिए खुद को सूली पर लटकाए जाने दिया था। राज्य की जड़ें साझा राष्ट्रीय मिथकों में फैली हैं। दो सर्बियाई जो कभी आपस में नहीं मिले, एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं, क्योंकि दोनों सर्बियाई राष्ट्र, सर्बियाई मातृभूमि और सर्बियाई झंडे के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। न्यायिक व्यवस्थाओं की जड़ें विधिपरक मिथकों में फैली होती हैं। दो वकील जो कभी आपस में नहीं मिले किसी सर्वथा अजनबी के बचाव के लिए संयुक्त प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वे सब कानून, न्याय, मानव अधिकारों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं और उस पैसे में जिसका भुगतान फीस के रूप में किया जाता है। तब भी इनमें से किसी भी चीज का अस्तित्व उन कहानियों के बाहर नहीं होता जो लोगों ने गढ़ी होती हैं और जिन्हें वे एक दूसरे को सुनाते हैं। मनुष्यों की साझा कल्पना के बाहर विश्व में कोई देवता नहीं है, कोई राष्ट्र, कोई पैसा, कोई मानव अधिकार, कोई कानून और कोई न्याय नहीं है। लोग आसानी से समझ लेते हैं कि आदिवासी भूतों, प्रेतों और आत्माओं में विश्वास करते हुए और हर पूर्णिमा की रात को अलाव के चारों ओर सामूहिक रूप से नाचते हुए अपनी सामाजिक व्यवस्था को पुख्ता करते हैं। जो चीज हम नहीं समझ पाते वो ये है कि हमारी आधुनिक संस्थाएं भी ठीक ऐसे ही आधारों पर काम करती है। उदाहरण के लिए व्यावसायिक कॉरपोरेशन की दुनिया को ही लें। व्यापार से जुड़े आधुनिक लोग और वकील शक्तिशाली ओझा हैं। उनमें और आदिवासी ओझाओं में प्रमुख अंतर यह है कि आधुनिक वकील विचित्रतम किस्से सुनाते हैं। प्यूजो की लेजेंड हमें एक अच्छा उदाहरण उपलब्ध कराती है। पेरिस से लेकर सिडनी तक कारों, ट्रकों और मोटरसाइकिलों पर आजकल एक चित्र देखने को मिलता है जो कुछ स्टाडेल नर्सिंग से मिलता जुलता है। ये एक हुड की सजावट है जिससे यूरोप की एक सबसे पुरानी और बड़ी कार निर्माता कंपनी प्यूजो द्वारा निर्मित वाहनों को अलंकृत किया जाता है। प्यूजो की शुरुआत स्टाडेल गुफा से महज 300 किलोमीटर दूर वेलोंतिनिए गांव में एक छोटे से पारिवारिक कारोबार के रूप में हुई थी। आज इस कंपनी में सारी दुनिया भर में लगभग 2 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें से ज्यादातर एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अजनबी हैं। ये अजनबी इतने प्रभावशाली ढंग से आपस में सहयोग करते हैं कि 2008 में प्यूजो ने 15 लाख से ज्यादा वाहनों का उत्पादन करते हुए लगभग 55 अरब यूरो का राजस्व कमाया। कई प्यूजो वाहन हैं, लेकिन जाहिर है ये कंपनी नहीं है। यहां तक कि अगर दुनिया के प्रत्येक प्यूजो को एक साथ कबाड़ में बदलकर लोहे के चूड़े की कीमत पर बेच दिया जाए तब भी प्यूजो SA गायब नहीं हो जाएगी। ये नई कारें बनाना जारी रखेगी और अपनी सालाना रिपोर्ट जारी करेगी। कंपनी की अपनी फैक्ट्रियां, मशीनें और शोरूम हैं। ये मैकेनिक्स, लेखापालों और सेक्रेटरियों को काम पर रखे हुए हैं, क्योंकि ये सब भी मिलकर प्यूजो नहीं है। कोई बड़ी भारी तबाही में प्यूजो का एक एक कर्मचारी मारा जा सकता है। इसकी असेंबली लाइनें और एग्जीक्यूटिव ऑफिस नष्ट हो सकते हैं। तब भी कंपनी पैसे उधार ले सकती है, नए कर्मचारी रख सकती है, नई फैक्ट्रियां खड़ी कर सकती है और नई मशीनें खरीद सकती है। प्यूजो के मैनेजर और शेयर धारक हैं, लेकिन ये सब मिलकर भी कंपनी नहीं है। इसके सारे मैनेजर्स को बर्खास्त किया जा सकता है और सारे शेयर्स को बेचा जा सकता है, लेकिन स्वयं कंपनी अक्षत बनी रहेगी। इसका यह मतलब नहीं है कि प्यूजो अवध्य या अमर है। अगर कोई न्यायाधीश कंपनी के विघटन का आदेश दे दे तो इसकी फैक्ट्रियां खड़ी रहेंगी और इसके कर्मचारी, अकाउंटेंट, मैनेजर और शेयरधारी जीवित बने रहेंगे, लेकिन प्यूजो SA तत्काल समाप्त हो जाएगी। संक्षेप में प्यूजो SA भौतिक संसार के साथ कोई अनिवार्य संबंध रखते प्रतीत नहीं होती। क्या वाकई उसका कोई अस्तित्व है?
प्यूजो हमारी सामूहिक कल्पना की उपज है। कानूनविद इसे वैधानिक कल्पना, लीगल फिक्शन की संज्ञा देते हैं। इसकी ओर उंगली उठाकर संकेत नहीं किया जा सकता। ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, लेकिन एक वैधानिक सत्ता के रूप में इसका अस्तित्व है। ठीक आपकी और मेरी तरह ये भी उस देश के कानून से बंधी है जिसमें ये काम करती है। ये एक बैंक खाता खोल सकती है और संपत्ति की मालिक हो सकती है। ये कर का भुगतान करती है और इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। इस पर स्वामित्व रखने वाले या इसके लिए काम करने वाले किसी भी व्यक्ति से स्वतंत्र इस पर अभियोग लगाया जा सकता है। प्यूजो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज नामक वैधानिक कल्पना की एक विशेष विधा से ताल्लुक रखती है। इस तरह की कंपनियों के पीछे निहित विचार मनुष्यता के सबसे बढ़िया आविष्कारों में से एक है। होमो सेपियंस इन आविष्कारों के बगैर अनगिनत शताब्दियों तक रहे। ज्यादातर ज्ञात इतिहास के दौरान संपत्ति पर हार्ड मास के मनुष्यों का ही स्वामित्व हो सकता था। उस तरह के मनुष्य दो पैरों पर खड़े होते थे और उनका एक बड़ा मस्तिष्क होता था। अगर 13वीं सदी में फ्रांसिया ने एक वैगन मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप स्थापित की तो फ्रांसिया खुद ही वो कारोबार था। अगर उसके द्वारा बनाई गई वैगन खरीदे जाने के हफ्ते भर बाद टूट जाती तो नाराज खरीदार ने व्यक्तिगत रूप से जिया की नालिश कर दी होती। अगर जिया ने अपनी वर्कशॉप खड़ी करने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली होती और उसका कारोबार डूब जाता तो उसे अपनी निजी संपत्ति, अपना मकान, अपनी गाय, अपनी जमीन बेचकर वो कर्ज चुकाना पड़ता। उसे अपने बच्चों तक को गुलामी के लिए बेचना पड़ सकता था। अगर वो इतने पर भी कर्ज अदा न कर पाता तो उसे राज्य द्वारा जेल में डाल दिया जा सकता था या उसके ऋणदाता उसे गुलाम बना सकते थे। अपनी वर्कशॉप की सारी जिम्मेदारियों के लिए वही असीमित रूप से पूरी तरह जिम्मेदार होता। अगर आप उस युग में रहते होते तो आपका खुद का उद्योग शुरू करने से पहले आप शायद कई बार सोचते और निश्चय ही इस कानूनी स्थिति ने औद्योगिक उपक्रमों को हतोत्साहित किया। लोग नया कारोबार शुरू करने और आर्थिक रिस्क उठाने से डरते थे। ऐसा कोई भी रिस्क उठाना उपयुक्त नहीं लगता था जो लोगों के परिवारों को कंगाली में झोंक सकता था। इसीलिए लोगों ने सामूहिक रूप से मर्यादित दायित्वों वाली कंपनियों, लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज के अस्तित्व की कल्पना की शुरुआत की। इस तरह की कंपनियां वैधानिक तौर पर उन लोगों से स्वतंत्र होती थी जिन्होंने उन्हें खड़ा किया होता था या जिन्होंने उनमें पैसा लगाया होता था या जो उनका प्रबंधन देखते थे। पिछली कुछ सदियों के दौरान इस तरह की कंपनियां आर्थिक अखाड़े में मुख्य खिलाड़ी बनकर उभरी हैं और हम उनके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि उनका अस्तित्व सिर्फ कल्पना में है। अमेरिका में मर्यादित दायित्व वाली कंपनी के लिए कॉरपोरेशन कहा जाता है, जो इसलिए विडंबनापूर्ण है क्योंकि ये पद कॉर्पस लैटिन में काया से आया है, वो चीज जिसका कॉरपोरेशन में अभाव होता है। बावजूद इसके कि इनकी कोई वास्तविक कायाएं नहीं होती, अमेरिकी वैधानिक व्यवस्था कॉरपोरेशन को वैधानिक व्यक्तियों की तरह बरतती है जैसे वे हार्ड मास के मनुष्य हों। और ऐसा ही 1896 में फ्रांसीसी वैधानिक व्यवस्था ने किया, जब आकमा प्लूजो ने ऑटोमोबाइल का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने अभिभावकों से धातु कर्म की वो दुकान विरासत में प्राप्त की थी जो स्प्रिंग, आरे और साइकिलें बनाती थी। इसके लिए उसने एक मर्यादित दायित्व वाली कंपनी स्थापित की। उसने अपने नाम पर कंपनी का नाम रखा, लेकिन वो उससे स्वतंत्र थी। अगर कोई कार टूट जाती है तो खरीदार प्लूजो की नालिश तो कर सकता है, लेकिन आकमा प्लूजो की नहीं। अगर कंपनी ने लाखों फ्रैंक उधार ले लिए होते और फिर वो दिवालिया हो गई होती तो आकमा प्लूजो अपने लेनदारों का 1 फ्रैंक का भी ऋणी नहीं होता। आखिरकार लोन प्लूजो
यानी कंपनी को दिया गया था, होमो सेपियंस आत्मा प्लूजो को नहीं। आत्मा प्लूजो का 1915 में निधन हो गया। प्लूजो यानी कंपनी अभी भी जिंदा है और चंगी है। आत्मा प्लूजो यानी इंसान ने प्लूजो यानी कंपनी की स्थापना ठीक किस तरह की? ठीक उसी तरह जिस तरह पुरोहितों और ओझाओं ने सचमुच इतिहास के दौरान देवों और दानवों की सृष्टि की, और जिस तरह हजारों फ्रांसीसी पादरी पेरिस चर्चों में हर इतवार को ईसा की काया रच रहे थे। ये सब किस्सा गोई और उन किस्सों पर लोगों को विश्वास दिलाने के इर्द गिर्द घूमता था। फ्रांसीसी पादरी के प्रकरण में निर्णायक महत्व का किस्सा कैथोलिक चर्च द्वारा सुनाया गया ईसा के जीवन और मृत्यु का किस्सा था। इस किस्से के मुताबिक अगर अपने पवित्र परिधान धारण किए कोई पादरी गंभीरता पूर्वक सही समय पर सही शब्दों का प्रयोग करता है तो साधारण ब्रेड और वाइन ईश्वर के शरीर और रक्त में बदल जाती है। पादरी ने कहा, ये मेरी काया है, और जादुई ढंग से ब्रेड ईसा की काया में बदल गई। ये देखकर पादरी ने सचमुच कार्यवाही उचित रीति और परिश्रम से निष्पादित की थी। लाखों धर्मपरायण कैथोलिक इस तरह आचरण करने लगे जैसे उस पवित्रीकृत ब्रेड और वाइन में सचमुच ही ईश्वर का अस्तित्व था। प्यूजो SA के प्रकरण में निर्णायक महत्व का किस्सा वो फ्रांसीसी विधि संहिता थी जिसे फ्रांसीसी संसद ने तैयार किया था। फ्रांसीसी कानून निर्माताओं के मुताबिक अगर एक प्रमाणित वकील ने उचित ईसाई संस्कारों और अनुष्ठानों का पालन किया होता था, अद्भुत रूप से सुसज्जित कागज पर सारे आवश्यक मंत्र और शपथें लिखी होती थी और दस्तावेज के नीचे अपने सुंदर हस्ताक्षर अंकित किए होते थे, तो जादुई ढंग से एक नई कंपनी शामिल हो जाती थी। व्यापक नतीजे, जटिल कामों की योजना बनाना और उन्हें क्रियान्वित करना, जैसे कि शेरों से दूर रहना और बाइसन का शिकार करना। 150 व्यक्तियों तक के अपेक्षाकृत बड़े और सशक्तिशील समूह, अजनबियों की बहुत बड़ी तादाद के बीच आपसी सहयोग, सामाजिक व्यवहार में तेजी से नवाचार, इतिहास और जीव विज्ञान, सेपियंस द्वारा आविष्कृत कल्पित वास्तविकताओं की अपरिमित विविधता और उसके नतीजे में घटित व्यवहार की विविधता उस चीज के मुख्य घटक हैं जिसे हम संस्कृतियों की संज्ञा देते हैं। एक बार संस्कृतियां प्रकट हुई तो फिर उनमें परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया कभी थमती नहीं है, और इन्हीं अबाध परिवर्तनों को हम इतिहास कहते हैं। इसके फलस्वरूप संज्ञानात्मक क्रांति वो पल है जब इतिहास ने जैविकी से अपने स्वाधीन होने की घोषणा कर दी। संज्ञानात्मक क्रांति के पहले तक तमाम मानव प्रजातियों की कर्म जैविकी क्षेत्र से, या आप चाहें तो कह लें कि प्री हिस्ट्री से ताल्लुक रखते थे। संज्ञानात्मक क्रांति के बाद होमो सेपियंस के विकास की व्याख्या के हमारे प्राथमिक साधनों के रूप में ऐतिहासिक आख्यानों ने जीव विज्ञान की जगह ले ली। ईसाइयत या फ्रांसीसी क्रांति के अभ्युदय को समझने के लिए जीन, हार्मोन्स या जीवों की अंतःक्रिया को समझ लेना भर काफी नहीं है। धारणाओं, छवियों और फंतासियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसका अर्थ ये नहीं कि होमो सेपियंस और मानव संस्कृति को जीव विज्ञान के नियमों से छूट मिल गई है। हम अभी भी जीव हैं और हमारी शारीरिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक क्षमताएं अभी भी हमारे DNA से तय होती हैं। हमारे समाज उन्हीं मूलभूत घटकों से निर्मित हैं जो निएंडरथॉल्स या चिंपैंजियों के समाज के मूलभूत घटक हैं, और हम जितना ही इन मूलभूत घटकों, अनुभूतियों, भावनाओं, पारिवारिक संबंधों का परीक्षण करते हैं, हम अपने और दूसरे वानरों के बीच उतना ही कम फर्क पाते हैं। हालांकि इन फर्कों को व्यक्ति या परिवार के स्तर पर देखना गलत होगा। अगर हम खुद को और चिंपैंजी को 1-1 या 10-10 की भी संख्या में आमने सामने रखकर देखें तो हम शर्मनाक ढंग से
चिंपैंजी से मिलते जुलते हैं। उल्लेखनीय फर्क तब दिखाई देना शुरू होता है जब हम 150 व्यक्तियों की संख्या को पार करते हैं। जब हम 1000 से 2000 व्यक्तियों तक पहुंचते हैं तो फर्क विस्मयकारी होकर उभरते हैं। अगर आपने हजारों चिंपैंजियों को थियानमेन चौक, वॉल स्ट्रीट, वेटिकन या संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर इकट्ठे करने की कोशिश की होती तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती। इसके विपरीत सेपियंस इन जगहों पर नियमित रूप से हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। वे सब मिलकर ऐसे अनुशासित ढांचे जैसे कि व्यापारिक संपर्क नेटवर्क, सामूहिक उत्सव, राजनैतिक संस्थाएं रचते हैं जिन्हें वे अलग थलग रहकर कभी नहीं रच पाते। हमारे और चिंपैंजियों के बीच का वास्तविक फर्क उस मिथकीय गोंद में है जो बड़ी तादाद में व्यक्तियों, परिवारों और समूहों को आपस में चिपकाती है। इस गोंद ने हमें सृष्टि का मालिक बना दिया है। बेशक हमें दूसरी दक्षताओं की जरूरत भी थी, जैसे औजारों को गढ़ने और उनका इस्तेमाल करने की दक्षता, लेकिन औजारों का निर्माण तब तक कोई खास मायने नहीं रखता जब तक कि उसमें बहुत से दूसरे लोगों के साथ आपसी सहयोग करने की दक्षता का योग नहीं होता। ये कैसे मुमकिन हुआ कि आज हमारे पास परमाणु बमों से लैस अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र है, जबकि 30,000 साल पहले मात्र चमकम पत्थर की नोक वाले बरछे हुआ करते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन के हाथों में प्राचीन काल के शिकारियों के मुकाबले बहुत कम फुर्तीलापन था, लेकिन बड़ी तादाद में अजनबियों के साथ सहयोग करने की हमारी क्षमता में असाधारण ढंग से वृद्धि हुई है। चकमक पत्थर की नोक वाले प्राचीन बरछे मिनटों में उस एक व्यक्ति द्वारा निर्मित कर लिए जाते थे जो थोड़े से करीबी दोस्तों की सलाह और मदद पर निर्भर करता था। आधुनिक परमाणु बम को तैयार करने में दुनिया भर के लाखों अजनबियों का आपसी सहयोग जरूरी होता है। धरती की गहराइयों से यूरेनियम की खुदाई करने वाले कामगारों से लेकर उन सैद्धांतिक भौतिकीविदों तक का जो सूक्ष्माणुओं की अंतरक्रिया का वर्णन करने के लिए लंबे गणितीय सूत्र लिखते हैं। संज्ञानात्मक क्रांति के बाद जीव विज्ञान और इतिहास के संबंध का सारांश इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। 1. जीव विज्ञान होमो सेपियंस के व्यवहार और क्षमताओं के बुनियादी मापदंड तय करता है। इतिहास में जो कुछ भी होता है वो पूरा का पूरा इसी जीव वैज्ञानिक क्रीड़ा स्थल के भीतर घटित होता है। 2. ये क्रीड़ा स्थल हालांकि असाधारण रूप से व्यापक होता है, जो सेपियंस को विस्मयकारी ढंग से विविध किस्म के खेल खोजने की गुंजाइश देता है। कल्पना का आविष्कार करने की क्षमता के कारण सेपियंस उत्तरोत्तर जटिल खेलों की रचना करते हैं, जिनमें हर नई पीढ़ी और भी विकास और इजाफा करती है। 3. परिणामतः सेपियंस के व्यवहार करने के ढंग को समझने के लिए हमें उनके कृत्यों के ऐतिहासिक विकास का चित्रण करना अनिवार्य है। मात्र हमारे जीव वैज्ञानिक अवरोधों का उल्लेख करना रेडियो पर खेलों के समाचार देने वाले उस व्यक्ति जैसा कर्म होगा जो वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियनशिप में जाकर अपने श्रोताओं को मैदान में खिलाड़ियों की गतिविधियों का लेखा देने के बजाय खेल के मैदान का विस्तार से वर्णन करता है। इतिहास के क्रीड़ा स्थल में प्रस्तर युग के हमारे पूर्वजों ने कौन से खेल खेले थे? जहां तक हमारी जानकारी है, जिन लोगों ने कोई 30,000 साल पहले स्टारडेल नरसिंह को उत्तीर्ण किया था, उनमें हमारी ही तरह की शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं थीं। जब वे सुबह सोकर उठते थे तो क्या करते थे? वे नाश्ते में क्या खाते थे और क्या दोपहर के भोजन में खाते थे? उनके समाज किस तरह के हुआ करते थे? क्या वे एक पत्नी एक पति से संबंध रखते थे और उनके परिवार में माता पिता और संतान भर होते थे? क्या उनके कोई उत्सव, नैतिक संहिताएं, खेल प्रतियोगिताएं और धार्मिक अनुष्ठान थे? क्या वे युद्ध लड़ते थे? इस पुस्तक का अगला अध्याय युगों के पर्दों के पीछे झांकते हुए इस बात का परीक्षण करता है कि संज्ञानात्मक क्रांति और कृषि क्रांति के बीच की शताब्दियों में जीवन का क्या रूप हुआ करता था। चैप्टर 3, आदम और ईव के जीवन का एक दिन। जब
1896 में आखमा प्लूजो ने अपनी कंपनी खड़ी करनी चाही तो उसने एक वकील को पैसे देकर इन सारी पवित्र प्रक्रियाओं को निष्पादित कराया। जैसे ही वकील ने सारे उचित अनुष्ठान निष्पादित किए और सारे आवश्यक मंत्र और शपथों का उच्चारण किया तो लाखों सदाचारी फ्रांसीसी नागरिकों ने इस तरह आचरण करना शुरू कर दिया जैसे प्यूजो कंपनी का वास्तव में अस्तित्व था। कारगर किस्से कहना आसान नहीं होता। मुश्किल किस्सा सुनाने में नहीं बल्कि उस पर विश्वास करने के लिए हर किसी को राजी करने में है। ज्यादातर इतिहास इस प्रश्न के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ईश्वर या राष्ट्रों या लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियों के बारे में गढ़े गए खास किस्सों पर विश्वास करने के लिए कोई व्यक्ति लाखों लोगों को किस तरह राजी करता है। जब भी इसमें कामयाबी मिलती है तो ये सेपियंस को अपरिमित शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि ये लाखों अजनबियों को परस्पर सहयोग करने तथा साझा लक्ष्यों की दिशा में काम करने में सक्षम बनाती है। जरा कल्पना करने की कोशिश करिए कि अगर हम नदियों, वृक्षों और शेरों जैसी सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बात कर सकते होते जिनका वास्तव में अस्तित्व है, तो राज्यों या चर्चों का वैधानिक व्यवस्थाओं का निर्माण करना कितना मुश्किल हुआ होता। सालों के दौरान लोगों ने किस्सों का अविश्वसनीय रूप से जटिल नेटवर्क बुना है। इस नेटवर्क के भीतर प्यूजो जैसी कल्पना न सिर्फ अस्तित्व में है बल्कि वे अपरिमित शक्तियां भी संचित करते हैं। किस्सों के इस नेटवर्क के माध्यम से लोग जिस तरह की चीजें रचते हैं उन चीजों को एकेडमिक क्षेत्र में कल्पनाओं, सामाजिक निर्मितियों या कल्पित वास्तविकताओं के रूप में जाना जाता है। कल्पित वास्तविकता झूठ नहीं है। मैं उस वक्त झूठ बोलता हूं जब मैं कहता हूं कि नदी के पास एक शेर है, जबकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वहां कोई शेर नहीं है। झूठ में कोई विशेष बात नहीं होती। हरे बंदर और चिंपैंजी झूठ बोल सकते हैं। उदाहरण के लिए एक हरे बंदर को सावधान शेर की पुकार लगाते देखा गया है, जबकि आसपास कोई शेर नहीं था। इस चेतावनी ने उस एक साथी बंदर को आसानी से डराकर भगा दिया था, जिसे अभी अभी एक केला हाथ लग गया था। इस तरह उस झूठे बंदर को लूट का वो सारा माल अकेले हड़प लेने का मौका मिल गया। झूठ बोलने से अलग कल्पित वास्तविकता एक ऐसी चीज होती है जिस पर हर कोई विश्वास करता है। जब तक कि ये सामूहिक विश्वास बना रहता है, तब तक वो कल्पित वास्तविकता संसार में अपने बल का प्रयोग करती रहती है। मुमकिन है कि स्टारडेल गुफा का मूर्तिकार नरसिंह रक्षक दूत के अस्तित्व में सचमुच ही विश्वास करता रहा हो। कुछ ओझा धूर्त होते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं जो सच्चे मन से देवों और दानवों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। ज्यादातर करोड़पति लोग सचमुच पैसे और लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनियों के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। ज्यादातर मानवाधिकार कार्यकर्ता मानव अधिकारों के अस्तित्व में सच्चे मन से विश्वास करते हैं। उस वक्त कोई झूठ नहीं बोल रहा था जब 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया की सरकार से अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का सम्मान करने की मांग की थी। बावजूद इसके कि संयुक्त राष्ट्र, लीबिया और मानवाधिकार सभी हमारी उपजाऊ कल्पना की उपज है। इस तरह संज्ञानात्मक क्रांति के बाद से सेपियंस लगातार दोहरी वास्तविकता में रह रहे हैं। एक ओर नदियों, वृक्षों और शेरों की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता और दूसरी ओर देवताओं, राष्ट्रों और कॉरपोरेशंस की कल्पित वास्तविकता। जैसे जैसे समय गुजरता गया, कल्पित वास्तविकता और भी शक्तिशाली होती गई कि नदियों, वृक्षों और शेरों तक का जीवन देवताओं, राष्ट्रों और कॉरपोरेशंस जैसी कल्पित सत्ताओं की कृपा पर निर्भर करता है। जीन समूह को बाईपास करते हुए शब्दों से
कल्पित वास्तविकता गढ़ने की सामर्थ्य ने अजनबियों को बड़ी तादाद में एक दूसरे के साथ कारगर तरीके से सहयोग करने में सक्षम बनाया। लेकिन इसने कुछ और भी किया। क्योंकि बड़े पैमाने का मानवीय सहयोग मिथकों पर आधारित होता है, इसलिए मिथकों में बदलाव लाकर अलग तरह के किस्से कहकर लोगों के सहयोग करने के ढंग को बदला जा सकता है।